वापस 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 वेट। हाँ 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 हाँ, अभी आ रही आवाज। सो गाइस, वेलकम टू अभ्यास बैच डे 16 AS 13। सबसे पहले तो मैं जानता हूं आपको लग रहा होगा, कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं क्या आज? नहीं, लाइव है। जो बच्चे लाइव में हैं उनको बता दूं, लेक्चर लाइव है। मुझे दिख रहा है गर्विता, विकांक्षा, जनार्दन रेड्डी, फातिमा, शुभ, किशन, दीपा, निकुंज, सानिया, यतिराज। ठीक है, सो लेक्चर रिकॉर्डेड है। दूसरी बात, सर AS 23 करवाने वाले थे आप, तो अचानक से AS 13 क्यों बोल दिया? हाँ, मैंने शेड्यूल में कुछ चेंजेस किए हैं, और जो चेंजेस किए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, वो मैं बता दूंगा आराम से आपको कि शेड्यूल में क्या चेंजेस हैं, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर, चलिए स्वागत करता हूं आपका फिर से। आप बहुत जबरदस्त बैच जिसका नाम है अभ्यास बैच, और डे है हमारा 16 AS 13 इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सो करें शुरू। जी सर, बिल्कुल। सर एक बात बताओ, सर एक बात बताओ, आप AS 13 हमें कैसे करवाने वाले हो? आप AS 13 हमें कैसे करवाने वाले हो? थैंक यू किशन। ओके, तो शुरू करें। सर AS 13 कैसे करवाने वाले हो? सबसे पहले मैं आपको AS 13 में करवाऊंगा एक क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन, और फिर अपन करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, अपन सबसे पहले करेंगे क्विक रिवीजन और फिर करेंगे प्रैक्टिस। चले शुरू करें। तो सर क्विक रिवीजन, देखो भाई, क्विक रिवीजन के लिए मैं लूंगा अपनी AS की टर्म बुक। जिसके पास है ठीक है, जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास आपकी फैकल्टी के जो भी नोट्स हैं वो रेफर करो। ठीक है ना? और जो जो पॉइंट्स आपके मैच हो रहे हैं अच्छी बात है, जो मैच नहीं हो रहे हैं उनको आप थोड़ा सा शॉर्ट में नोट कर लेना, शॉर्ट में नोट कर लेना। ठीक है, समझ आया? तो सबसे पहले मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको AS 13 का रिवीजन करवाऊंगा। थोड़ा डिटेल रिवीजन होगा, और रिवीजन के लिए मैं आपके ये नोट्स अपने फॉलो करूंगा। आपके पास जो भी नोट्स हैं आप आराम से कर सकते हो, अगर नोट्स के बिना देख रहे हो तो भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे बच्चों। मैं ना AS 13 में ना चीजों को अलग तरीके से, थोड़ा सा सीक्वेंस मेरा अलग होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि AS 13 क्या है, इन्वेस्टमेंट्स। तो यहां पर क्या है, AS 13 का एक कंटेंट है जो थोड़ा सा आप बोल सकते हो थ्योरिटिकल कंटेंट है, और एक कंटेंट है जो है उसका प्रैक्टिकल कंटेंट। प्रैक्टिकल में क्या है? प्रैक्टिकल में आपको बताया जाएगा भाई इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का क्या होता है, और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स या बॉन्ड्स का क्या होता है, बॉन्ड्स का क्या होता है, ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, सो ये प्रैक्टिकल कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कुछ होता है थ्योरेटिकल कंटेंट। तो पहले मेरी इच्छा है कि पहले मैं आपको प्रैक्टिकल कंटेंट करवाऊं, थ्योरेटिकल कंटेंट बाद में करवाऊं। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा एक ओवरव्यू, अच्छा सा डिटेल ओवरव्यू मैं आपको AS 13 के अंदर प्रैक्टिकल पार्ट का दूंगा, कि जब हम हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के, डिबेंचर्स के, तो उसमें कौन कौन सी सिचुएशंस आ सकती हैं और हम उन सिचुएशन को कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास जो नोट्स हैं, मैं नोट्स के अंदर, मैं उन नोट्स के अंदर आ रहा हूं। एक सेकंड बच्चों, क्या हो रहा है ये? यस, नोट्स के अंदर मैं आ रहा हूं। यहां मैंने अलग से बना के रखा है इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब डिबेंचर्स। अब ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स मैंने सेट किए हैं। मैंने कुछ 12-15 रूल्स सेट किए हैं कि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, बॉन्ड्स के क्वेश्चन आए तो कैसे मैनेज करोगे, अलग अलग सिचुएशंस अगर आपको आएंगी तो कैसे मैनेज करोगे। तो वो रूल्स मैं आपको बता रहा हूं अभी एक एक करके। जिन लोगों को ऐसा लगे कि हाँ यार ये वाली चीज मुझे लिखनी है, तो आप उसको शॉर्ट में लिख लेना।
लेक्चर वैसे ही यूट्यूब पर चल रहा है, तो आप उसको कितनी बार भी देख सकते हो, थोड़ा सा स्पीड स्लो करके देख सकते हो, पीछे जाके देख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए। अच्छा, उसके साथ साथ मस्ट डू क्वेश्चन, मस्ट डू क्वेश्चन, उसके साथ साथ मस्ट डू क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। वेट अ मिनट। मस्ट डू क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। आपके पास, आपको पता होगा जो हमारा अभ्यास बैच का गूगल ड्राइव है, उसमें जाओ, अभ्यास बैच का गूगल ड्राइव पे जाओ। अभ्यास बैच के गूगल ड्राइव पे आप जाओगे तो इसके अंदर मैंने ये जो हमारा एक आखिरी पार्ट बचा हुआ था, पार्ट 3 मास्टर क्वेश्चंस का, मस्ट डू क्वेश्चंस का पार्ट 3 बचा हुआ था, वो मैंने डाल दिया है। उसमें 82 क्वेश्चन है, मतलब अब 60 क्वेश्चंस पार्ट 1 में थे, 41 क्वेश्चंस पार्ट 2 में थे, 101, और पार्ट 3 के अंदर है 82। तो 101 और 82, 183 टॉप क्वेश्चंस मैंने इस बार आपको दिए हैं। सर वो आप 150 बोलते हो, हाँ मैंने ज्यादा दिए, हमें अच्छे मार्क्स चाहिए, कुछ नए क्वेश्चंस मुझे मिले, आइडेंटिफाई किए मैंने, तो मैंने 82 मार्क्स का ये पार्ट 3 आपको दे दिया है, जिसमें मैंने बाकी सारा कंटेंट इसमें कवर कर दिया है। आप देख लो, AS2 13 26 28 जितने भी हैं वो सब आपको यहां पर सामने मिल जाएंगे। ठीक है, सो AS13 के मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा यहां से, आप इसको डाउनलोड कर लेना। कर लोगे, मिल जाएगा आपको ये, जल्दी बताओ, मिल जाएगा आपको ये, कर लोगे डाउनलोड? मैं भी डाउनलोड कर लेता हूं। ऑल राइट, सो AS13 देखिए जी, ये है आपका AS13, ये है आपका AS13। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। गाइस देखिए, जब आपके पास इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे सॉल्व करने को, तो कौन कौन सी सिचुएशंस आ सकती हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे तो कौन कौन सी सिचुएशन आएंगी, ध्यान से देखिएगा। सिचुएशन नंबर 1, व्हेन द शेयर्स आर परचेज्ड मल्टीपल टाइम्स on different dates at different prices, then we shall calculate the average cost per share to calculate the gain or loss। आप एक ही शेयर में बार बार इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, आप एक ही शेयर में, रूल नंबर 1, आप एक ही शेयर में बार बार इन्वेस्ट कर रहे हो। सबसे पहले आपने 1/5 को 5000 नंबर ऑफ शेयर खरीदे 98 के हिसाब से, फिर आपने 1/8 को आपने 3000 नंबर ऑफ शेयर खरीदे, ठीक है ना, 103 के हिसाब से। ठीक है, फिर आपने 1 अक्टूबर को आपने 1500 नंबर ऑफ शेयर्स बेचे, ये आपने परचेज किए, ये आपने परचेज किए, और ये आपने सेल किए, आपने बेचा। कितने में बेचा? आपने 102 में बेचा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? हमारे पास दो चॉइस होती है, हमारे पास दो चॉइस होती हैं। या तो हमारे पास होता है वेटेड एवरेज, क्या होता है? वेटेड एवरेज। या तो हमारे पास होता है फीफो, या तो हमारे पास होता है फीफो। अगर आपके पास वेटेड एवरेज आपको करना है तो वेटेड एवरेज में क्या करोगे? वेटेड एवरेज में क्या करोगे? वेटेड एवरेज में आप क्या करोगे, जितना भी आपने परचेज किया है उसका वेटेड एवरेज निकाल लो। 5000 मल्टीप्लाई बाय 98 प्लस 3000 मल्टीप्लाई बाय 103 होल डिवाइडेड बाय 8000।
डिवाइडेड बाय 8000, तो आपके पास ये आ गया 99.875। ये आ गया आपका एवरेज, वेटेड एवरेज कॉस्ट। ये वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गया। जब आप बेचोगे, सेल करोगे, तो गेन ऑन सेल कैसे निकालोगे? गेन ऑन सेल कैसे निकालोगे? गेन ऑन सेल आपका कैसे निकलेगा? तो गेन ऑन सेल के लिए आप बोलोगे कि आपने बेचा 102 में और आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट है 99.875 मल्टीप्लाई, आपने कितना बेचा? 1500 बेचा, तो 102 माइनस 99.875 मल्टीप्लाई बाय 1500, तो ये हो गया 31875। 31875 31875, तो 31875 क्या है? 31875 हो गया गेन। क्या किया मैंने? वेटेड एवरेज किया। अब अगर वो बोले आपको फीफो करने को, अगर वो आपको बोले फीफो करने को, तो क्या करोगे फीफो करने में? आप बोलोगे भाई 1500 शेयर्स कौन से वाले पर सेल किए होंगे? ऊपर वाले शेयर सेल किए होंगे। तो आप गेन ऑन सेल निकालने के लिए क्या बोलोगे? गेन ऑन सेल निकालने के लिए बोलोगे आपने 102 में बेचा, ये 1500 शेयर मैंने पहले, जब तक मैं 5000 नहीं बेच देता तब तक मैं 3000 नहीं बेचूंगा। तो 1500 मैंने 5000 में से बेचा होगा, 98 में परचेस किए थे, तो 98 मल्टीप्लाई करके मैं 1500 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6000। अब दोनों केसेस में आपका गेन ऑन सेल अलग अलग आ रहा है। ये क्या है? 102 माइनस 98 इंटू 1500, 6000। यहां क्या आया? 102 माइनस 99.875 इंटू 1500, 3187.5, सॉरी 3187.5, 3187.5। ठीक है, और यहां आ गया 6000, यहां आ गया 6000। तो बेटा इस तरीके से होता है। सर क्वेश्चन में कुछ ना बोला तो क्या करेंगे? क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो आपको वेटेड एवरेज फॉलो करना है। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, फॉलो weighted average if nothing is specified। in question। तो ये था आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 इसी तरीके से था कि अगर आप डिफरेंट डेट्स पर शेयर परचेज कर रहे हो, है ना, और फीफो नहीं बोला गया, वेटेड एवरेज करना है, या कुछ नहीं बोला गया वेटेड एवरेज करना, तो गेन्स लॉस निकालने के लिए आपको वेटेड एवरेज करना पड़ता है। और कैसे करना पड़ता है वो मैंने आपको बताया। रूल नंबर 2 भी इसी के जैसा ही है। रूल नंबर 2, अच्छा मुझे बताओ रूल नंबर 1 सबको समझ में आया कि नहीं? मुझे बताओ रूल नंबर 1 सबको समझ में आया कि नहीं? रूल नंबर 2 पे चलते हैं। अब रूल नंबर 2 आपको क्या बोलता है? रूल नंबर 2 क्या बोलता है? रूल नंबर 2, शेयर्स का रूल नंबर 2। शेयर्स का रूल नंबर 2, कितने कितने बच्चे यहां पर अवेलेबल हैं? जल्दी बताओ। शेयर्स का रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या बोलता है? सर रूल नंबर 2 ये कहता है कि इवन अगर आपको परचेज करने के बाद, मान लो आपने परचेज किया, उसके बाद आपको बोनस मिला, बोनस शेयर्स रिसीव हुआ, बोनस शेयर्स रिसीव्ड, बोनस शेयर्स रिसीव हुआ, कितना? मान लो 1000 बोनस शेयर्स रिसीव हुआ। अब इसकी तो कुछ आपको कॉस्ट नहीं है, एट नो कॉस्ट, इसकी तो कोई कॉस्ट नहीं है। तो आप क्या करोगे? जब आगे चल के आप सेल करोगे, मान लो आप सेल करोगे, आप डायरेक्टली 1000 शेयर सेल करोगे, आप कितने भी सेल कर सकते हो, 2000 नंबर्स आप सेल करोगे, मान लो 2000 नंबर सेल करोगे, तो भी आपको वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। यहां पर भी आप वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालोगे आफ्टर बोनस, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालोगे आफ्टर बोनस। कैसे? 5000 मल्टीप्लाई बाय 98 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइडेड बाय 6000, ये हो गया 81.67। ये वेटेड एवरेज कॉस्ट आफ्टर बोनस आ गई। जब आप गेन निकालोगे, मान लो आपने बेचा इसको 95 रुपीज में, ठीक है ना, गेन निकालोगे तो आप करोगे 95 में से 81.67 मल्टीप्लाई बाय, मैंने कितना बेचा? मैंने 2000 नंबर ऑफ शेयर्स बेचा, ठीक है ना, तो लगभग मेरा आ गया 26,667। तो इस तरीके से
आप गेन ऑन सेल निकालोगे, गेन ऑन सेल निकालोगे। मतलब इवन अगर आपको बोनस शेयर भी मिल रहा है तो भी आप वेटेड एवरेज करोगे। ऑफ कोर्स यहां पर फीफो कर सकते हो अगर क्वेश्चन में फीफो बोलेगा तो, अगर नहीं बोल रहा है तो आपको वेटेड एवरेज करना है। मुझे बताओ इतना समझ में आया कि नहीं। अच्छा, बोनस के बारे में एक बात समझना, जब तुम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट, जब तुम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट बनाओगे तो तुम पहले तो फॉर्मेट देख लो। एक तो डेट का कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, एक होता है नंबर, एक होता है डिविडेंड, एक होता है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब अमाउंट का कॉलम, ठीक है ना। तो यहां पर जब तुम्हें बोनस मिलेगा, मान लो तुम्हें बोनस मिला 1 सितंबर को, टू बोनस, बोनस में तुम नंबर में कितना लिखोगे 1000, डिविडेंड कुछ नहीं, कॉस्ट कुछ नहीं। मतलब अमाउंट वाले कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में तुम्हारा बोनस का अमाउंट कुछ नहीं आएगा, पर नंबर ऑफ शेयर्स वाले कॉलम में डेफिनेटली आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स वाले कॉलम में आएगा। तुम मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो नालायक को? हाँ, सचमुच में रिकॉर्डेड चाहिए क्या? हाँ, लाइव भी चाहिए, रिप्लाई भी नहीं करने का है, ऐसा होता है? वन वे कम्युनिकेशन करना पड़ता है। हाँ, वन में कम्युनिकेशन करना पड़ता है नालायक को। एक लेक्चर में क्या रिकॉर्डेड डाल दूं तो ऊपर नीचे हो जाते हो नालायक को। हाँ, ऊपर नीचे हो जाते हो, फिर लाइव हो, लाइव में फिर रिप्लाई नहीं करते हो। प्रोकास्टिनेशन तो हर जगह तुम्हारा लगने वाला है नालायक। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा रूल 2, ठीक है। उसके बाद अच्छा, मैं इतने सारे एग्जाम्पल थोड़ी करवा पाऊंगा, मुझे तो आपको प्रैक्टिस करवानी है, तो ये सारे रूल्स अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, रूल 3, अब आते हैं रूल 3 सर। रूल 3, शेयर्स का रूल 3, शेयर्स का रूल 3। रूल 3 क्या है? अरे गजब है रूल 3। रूल 3 है आपका राइट इशू। रूल 3 है आपका राइट इशू। राइट इशू, राइट इशू, इन्वेस्टर को राइट इशू मिल रहा है तो क्या करेगा? इन्वेस्टर को राइट इशू मिल रहा है, क्या करेगा? तो दो चीज हो सकती हैं। इन्वेस्टर सब्सक्राइब्ड फॉर राइट इशू, इन्वेस्टर सब्सक्राइब्ड फॉर राइट इशू, वो राइट इशू को सब्सक्राइब कर रहा है, वो राइट इशू को सब्सक्राइब कर रहा है, तो इसको क्या बोलोगे? ट्रीट इट एज नॉर्मल परचेज एंड फॉलो रूल 1। तो रूल 1 में जैसे हमने मल्टीपल मल्टीपल परचेज कर रहे हैं तो वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं, वैसा ही कुछ फॉलो करना पड़ेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है अगर इन्वेस्टर राइट इशू को सब्सक्राइब कर रहा है तो। दूसरा, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर नॉट सब्सक्राइबिंग, इन्वेस्टर नॉट सब्सक्राइबिंग राइट इशू, इन्वेस्टर नॉट सब्सक्राइबिंग राइट इशू, राइट इशू सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, एंड ट्रांसफर द राइट, इसको बोलेंगे सेल ऑफ राइट, सेल ऑफ राइट। वो राइट को ट्रांसफर कर रहा है, वो राइट को सेल कर रहा है, वो राइट को सेल कर रहा है, मतलब मेरे को राइट नहीं चाहिए, मैं किसी को दे रहा हूं, तो वो क्या करेगा? उसको आएगा प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ राइट इशू, उसको पैसा आएगा, उसको पैसा आएगा। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? एक है आपका जनरल रूल, जनरल रूल वो क्या बोलता है? वो बोलता है ट्रांसफर टू पी एंड एल, जितना पैसा आए उसको पी एंड एल में ट्रांसफर करो, उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मत ले जाओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मत लो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मत ले जाओ, ठीक है। पर दूसरा पॉइंट है, एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, दूसरा एक्सेप्शन है। राइट इशू तुमने सेल कर दिया, तुम्हें पैसे आ गए, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ
इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से डिडक्ट करो, मतलब ये तुम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हो, इसको बाय सेल कर दो, बाय बैंक, ये हो जाएगा तुम्हारा सेल प्रोसीड्स। सर ये एक्सेप्शन हमें कब फॉलो करना है, ये एक्सेप्शन हमें कब फॉलो करना है, व्हेन टू फॉलो दिस एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन हमें कब फॉलो करना है, ये एक्सेप्शन आपको फॉलो करना है व्हेन आपने शेयर्स कम राइट बेसिस पे खरीदे थे, राइट इशू से पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया था कम राइट, आपने शेयर्स को कम राइट बेसिस पे खरीदा था, राइट इशू के बाद जो मार्केट प्राइस है वो गिर गया है, आपके कम राइट प्राइस से भी नीचे आ गया है, व्हेन अर्लियर शेयर्स परचेज्ड ऑन कम राइट बेसिस, कम राइट बेसिस से 75 रुपीज, मान लो 75 खरीदे, एंड आफ्टर राइट इशू मार्केट प्राइस इज रिड्यूस्ड, मार्केट प्राइस नीचे चली गई, मार्केट प्राइस इज रिड्यूस्ड बिलो 75 से 60 रुपीज, मार्केट प्राइस रिड्यूस हो गई, तो मार्केट प्राइस रिड्यूस होने से मतलब क्या हुआ, आपको नुकसान हुआ कि नहीं नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरनी चाहिए कि नहीं गिरनी चाहिए, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरा रहे हो, पर आप बोल रहे हो कि ठीक है मुझे इसकी भरपाई हो गई, मैंने तो ट्रांसफर कर दिया राइट, तो मुझे कुछ पैसे आ गए, तो ऐसा हो गया। आई मेरी बात समझ में? मान लो इसमें मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे यहां पर 15 रुपए से रिड्यूस हुआ, ठीक है ना, 15 रुपए से रिड्यूस हुआ, और आपके पास मान लो 1000 नंबर ऑफ शेयर्स रखे हैं, 1000 नंबर ऑफ, तो कितना, 15,000 से मार्केट प्राइस रिड्यूस हुआ है, मार्केट प्राइस रिड्यूस्ड 15,000 रुपए से, आपको ये देखना है कि सेल प्रोसीड्स आपका कितना है, आपका सेल प्रोसीड्स कितना है, आपका सेल प्रोसीड्स है 20,000 सेल प्रोसीड्स है, तो आपको 20,000 रुपीज मिला है, पर आपके मार्केट में प्राइस रिड्यूस कितनी हुई है, सिर्फ 15,000, तो 20 में से आप 15,000 इन्वेस्टमेंट में से रिड्यूस करोगे और बाकी 5,000 P&L में डालोगे, कुछ आया समझ में, बाकी 5,000 P&L में डालोगे, मतलब पूरा सेल प्रोसीड्स आपको रिड्यूस नहीं करना है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना मार्केट में रिडक्शन आया है, जितना मार्केट में रिडक्शन आया, आपने खरीदा था 75 पे, राइट इशू के बाद प्राइस हो गया 60, मार्केट में जितना रिडक्शन आया टू द एक्सटेंट ऑफ दैट सेल प्रोसीड, सिर्फ इन्वेस्टमेंट में से उतना माइनस होगा, बाकी का P&L में जाएगा। अगर 20 की जगह 12 होता तो ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट से रिड्यूस होगा, तो कितना इन्वेस्टमेंट से रिड्यूस होगा, टू द एक्सटेंट ऑफ रिडक्शन इन मार्केट प्राइस। बताओ ये समझ में आया? ये है आपका रूल 3। अब ये एक्सेप्शन ऑलमोस्ट आपके जितने भी इंस्टीट्यूट ने जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए उनमें ये नहीं आ रहा है एडजस्टमेंट, बट लुकिंग एट द लास्ट अटेम्प्ट मई 24 उसमें पेपर ट्रिकी आया था, मैं इस बात को कई बार बोल चुका हूं जगह जगह पर। तुम कंसोलिडेशन का क्वेश्चन ले लो, ट्रिकी आया था, तुम अमेलगमेशन का क्वेश्चन ले लो, एक छोटा सा पॉइंट ट्रिकी आया था, सब क्वेश्चन लग रहा था देखे देखे, बट कुछ में ट्रिकी थी। AS7 का क्वेश्चन ट्रिकी आया था, AS2 का तो नया क्वेश्चन आ गया, हमारी किताब में ऑलरेडी था, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन था, CA फाइनल का क्वेश्चन उन्होंने ले रहा था, पूरी इंडिया में हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब करके आए थे क्वेश्चन वो। तो मानो ना मानो, लुकिंग एट द लास्ट अटेम्प्ट, लुकिंग एट द रिजल्ट सिनेरियो, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज, ये ट्रिकी चीज कभी ना कभी इंस्टीट्यूट डालेगा, ठीक है। सो आपको सेल प्रोसीड्स, एक्सेप्शनली सेल प्रोसीड्स आपको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से माइनस करना है टू द एक्सटेंट ऑफ रिडक्शन इन मार्केट प्राइस, ठीक है ना, आई बात समझ में? सो दैट वाज रूल नंबर 3, क्लियर बेटा? चलो उसके बाद रूल नंबर 4, अब आते हैं रूल नंबर 4।
अब आते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? रूल नंबर 4 बोलता है इफ एनुअल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड पेड it must be calculated on the total number of shares held on the date of receipt of dividend except bonus issue and right issue received in current year। आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखो। आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझ जाओगे, ध्यान से एग्जांपल देख लो। आपके पास ओपनिंग में शेयर्स रखे हैं 5000 किसी कंपनी के, आपने उसी कंपनी के शेयर वापस से परचेज किए 2000, फिर आपको बोनस मिला, बी फॉर बोनस, पी फॉर परचेस, आर फॉर आर आई मतलब राइट इशू। आपने परचेस किया, फिर आपको बोनस मिला उसी शेयर्स का, फिर आपने राइट इशू भी सब्सक्राइब किया, अब आपको डिविडेंड मिला। अब आपको डिविडेंड मिला, तो ये जो आपको डिविडेंड मिला है, ये डिविडेंड आप किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे? आप ओपनिंग के ऊपर कैलकुलेट करोगे, आप परचेस के ऊपर कैलकुलेट करोगे, पर आप बोनस और राइट इशू के ऊपर कैलकुलेट नहीं करोगे। याद रखना, बोनस और राइट इशू के ऊपर नहीं करोगे। तो डिविडेंड मिलने से पहले आपके पास जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसमें से बोनस और राइट इशू हटा दो। डिविडेंड मिलने से पहले आपके पास जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसमें से आप बोनस राइट इशू हटा दो, उसको छोड़कर आपके पास सारे शेयर्स के ऊपर डिविडेंड निकलेगा। मतलब 5 और 2 मतलब 7000 शेयर्स पर डिविडेंड निकलेगा। मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12%, ये हो जाएगा 8400। 8400 का आपको डिविडेंड मिलेगा। अभी इसका आगे भी एक रूल आएगा, पर इतना समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ, समझ में आया कि नहीं? ऑडिट हब, बिल्कुल मैं वो क्वेश्चन समझ गया हूं। तुम जो क्वेश्चन बोल रहे हो, आई विल डेफिनेटली डिस्कस दैट क्वेश्चन जब मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस आएगा, ठीक है ना। हो सकता है वो आज की क्लास में ना आए, वो कल की मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा AS13 का उसमें आएगा, बट डोंट वरी, मुझे वो क्वेश्चन याद है। आई डेफिनेटली डिस्कस दैट, ठीक है। सो यहां पर आपको समझ में आया कि जब भी आपको ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड मिलेगा, तो ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड मिलने से पहले अगर बोनस और राइट इशू आ चुका है तो इसके ऊपर डिविडेंड कैलकुलेट नहीं होगा। सर क्यों? बिकॉज लॉजिक सिंपल सा है, डिविडेंड अगर ड्यूरिंग द ईयर मिल रहा है तो वो पिछले साल का होगा, क्योंकि डिविडेंड हमेशा नेक्स्ट AGM में कैलकुलेट होता है, डिक्लेयर होता है। तो ये डिविडेंड लास्ट ईयर का होगा, और लास्ट ईयर बोनस और राइट इशू थे ही नहीं, आउटस्टैंडिंग। अब आप बोलोगे सर लास्ट ईयर तो परचेज भी नहीं था। अबे नालायक, परचेज तो मैंने मार्केट से किया है, ये शेयर तो मार्केट में पहले से ही लिस्ट होके हो रखे थे ना, पर बोनस और राइट इशू तो कंपनी ने न्यूली लिस्ट किए हैं। आई मेरी बात समझ में? तो डिविडेंड किसके ऊपर मिलता है? जितने शेयर्स कंपनी ऑलरेडी मार्केट में इशू कर चुकी है। तो ये वाले परचेज शेयर्स तो मैंने कंपनी से थोड़ी परचेज किए, तो मैंने मार्केट में परचेज किए ना, ये तो मैंने मार्केट से परचेज किए, तो ये पहले से ही लिस्ट हो रखे हैं। आई बात समझ में कि नहीं? बोलो मेरे दोस्त, क्लियर हुआ? तो ये है आपका रूल नंबर 4। पर यहीं पर मैं आपको बोलूं, अब सुनना ध्यान से, अब इसमें इंटरिम डिविडेंड पढ़ो, क्या लिखा है। If interim dividend is declared in the current year in which bonus and right issue made and dividend is declared after bonus and right issue, then it shall be calculated on the total shares held on the date of dividend। पर अगर इंटरिम डिविडेंड आ गया, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का होता है। मैं अभी आपको क्या बोल रहा था कि अगर ये पिछले साल का डिविडेंड है तो पिछले साल में बोनस और राइट इशू नहीं थे, पर अगर ये इंटरिम डिविडेंड आ गया मेरे दोस्त, है ऐसा क्वेश्चन, अगर ये इंटरिम डिविडेंड आ गया तो फिर एज ऑन द इंटरिम डिविडेंड डेट आपके पास जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है इंक्लूडिंग बोनस एंड राइट, आपको सबके ऊपर निकालना पड़ेगा। मुझे बताओ रूल नंबर 4 में आपको किसको किसको प्रॉब्लम है? टेल मी, रूल नंबर 4 में किसको किसको प्रॉब्लम है? चलिए अब आते हैं, जैसे ये इंटरम डिविडेंड का भी बता दिया, 5000 परचेज किया, 2000 परचेज किया, और बोनस और राइट इशू, अब इंटरम डिविडेंड देते तो सबके ऊपर निकलेगा, ठीक है ना। मतलब इंटरिम डिविडेंड एक्सेप्शन है, तुम अपनी भाषा में उसको कर सकते हो एक्सेप्शन, ठीक है।
ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 5 पे। तो रूल नंबर 4 तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं भाई, सीधी बात है, वो तो मतलब समझ गए होगे। अब आते हैं रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड रिसीव्ड इन ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको डिविडेंड मिला, शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिल गया, ठीक है। अब जो डिविडेंड आपको मिला है उसको आपको ये देखना है कि वो डिविडेंड जो आपको मिला है वो प्री एक्विजिशन पीरियड का है कि पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का है, क्योंकि दोनों डिविडेंड के ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं। अगर वो प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड है तो सर सबसे पहले सर ये प्री और पोस्ट होता क्या है पहले ये बता दो। देखो, वो पीरियड जिस पीरियड में मेरे पास शेयर्स नहीं थे, पर उस पीरियड का मुझे डिविडेंड आज मिला है क्योंकि मेरे पास अभी शेयर्स आ गए हैं। मान लीजिए मैंने 2-4 दिन पहले ही शेयर्स खरीदे हैं मार्केट से और आज मुझे कंपनी ने डिविडेंड दे दिया पिछले साल का। अब पिछले साल का डिविडेंड मुझे मिला है क्योंकि मैं आज कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये डिविडेंड पिछले साल का है, तो पिछले साल में शेयर होल्डर था क्या? नहीं ना। इसको बोलूंगा प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड, डिविडेंड ऑफ प्री एक्विजिशन पीरियड। दूसरा, लास्ट ईयर मैं शेयर होल्डर था और मुझे लास्ट ईयर का डिविडेंड अभी मिला है, तो मैं बोलूंगा दिस इज माय डिविडेंड फॉर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। पोस्ट एक्विजिशन, जिस दिन खरीदा उसके बाद के पीरियड का, उसके बाद के पीरियड का, उसके बाद के पीरियड का डिविडेंड, ठीक है ना। ये होता है प्री, ये होता है पोस्ट। अब ट्रीटमेंट क्या होता है? प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड अगर मुझे मिल रहा है, मतलब उस पीरियड का मिल रहा है जिस पीरियड में मैं शेयर होल्डर था ही नहीं, पर क्योंकि मैं अभी शेयर होल्डर तो मुझे डिविडेंड मिल रहा है, तो उस पीरियड के डिविडेंड को मैं कभी भी अपने P&L में नहीं लेके जाऊंगा, मैं उसको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से माइनस कर दूंगा। मैं उसको P&L में नहीं लेके जाऊंगा, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से माइनस कर दूंगा। अगर किसी को लॉजिक सुनना है तो एक लाइन में सुन लो कि बेसिकली वो जो प्री एक्विजिशन पीरियड का जो डिविडेंड होता है वो हमारे लिए इनकम नहीं है, वो हमारे लिए रिकवरी ऑफ कॉस्ट है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मुझे पिछले साल का जो डिविडेंड मिला है, ठीक है ना, उतना हिस्सा जब मैंने शेयर अभी परचेज किया ना, वो शेयर के ऊपर मैं एक्स्ट्रा डिविडेंड पे करके आया हूं। मतलब मैंने जिससे भी डिविडेंड शेयर खरीदा है, मैंने उस व्यक्ति को पिछले साल का डिविडेंड का भी अमाउंट दिया है और अब कंपनी से मुझे उस डिविडेंड को प्राप्ति हो रही है, मतलब मुझे उसकी रिकवरी हो रही है, ठीक है। तो प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड P&L में जाता है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड इन्वेस्टमेंट से माइनस होता है और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड P&L में जाता है। पर हमें पता कैसे चलेगा कि डिविडेंड प्री एक्विजिशन का है कि पोस्ट एक्विजिशन का? तो सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है। अगर तुझे एनुअल डिविडेंड मिल रहा है, अगर तुझे एनुअल डिविडेंड मिल रहा है तो ओपनिंग बैलेंस पर जो भी तेरे को डिविडेंड मिलेगा तो उसको पोस्ट मानेगा। सर क्यों? देख, ओपनिंग बैलेंस है मतलब तूने पिछले साल शेयर्स खरीद लिए होंगे, डिविडेंड भी पिछले साल का है, मतलब पोस्ट है ना, पिछले साल खरीद लिए उसके बाद के पीरियड का है। पर अगर तूने करंट ईयर में शेयर्स परचेज किए हैं, ये क्या है? ऑन शेयर्स ऑन सॉरी ऑन ओपनिंग बैलेंस शेयर्स ऑन करंट ईयर परचेज शेयर्स, तूने शेयर अभी परचेज किए, ठीक है ना, और तेरे को अभी डिविडेंड भी मिल गया, तो वो डिविडेंड तो है तो पिछले साल का। मैंने यहां पर बताया था तेरे को कि डिविडेंड जो मिला है वो पिछले साल का होगा, तो है तो वो पिछले साल का, और तूने खरीदा अभी है तो वो हो गया प्री। और प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड तू क्या करेगा? तो उसको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से रिड्यूस करेगा। तो एंट्री क्या होगी प्री की? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जबकि पोस्ट की क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L। तो इसका मतलब जो मैंने तुम्हें ये इन्वेस्टमेंट का कॉलम बनवाया था कि अगर वो अब देखो यहां पर उसको कैसे लिखोगे, यहां पर तुम्हारा क्या आता है? नंबर, यहां पर क्या आता है? डिविडेंड, यहां पर क्या आता है? अमाउंट, ठीक है ना। यहां पर तुम्हारा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड आता है। ये जो डिविडेंड का कॉलम है ना, ये P&L का कॉलम है, ये P&L का एक तरीके से मतलब इनकम का कॉलम है। P&L ना बोल के मैं इनकम बोलूं, ये तुम्हारी इनकम है। पर अगर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, प्री एक्विजिशन पीरियड है, तो प्री एक्विजिशन
डिविडेंड तुम्हारा यहां आएगा, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, समझ गए। तो शॉर्टकट बहुत सिंपल है, एनुअल डिविडेंड मिला है, ओपनिंग बैलेंस पर जो भी मिला है वो पोस्ट, करंट ईयर परचेज पर जो भी मिला है वो प्री। अब देख, तू पिछले वाले सवाल में ही देख, तेरे को एनुअल डिविडेंड कितना मिला, 12% मिला, किसके ऊपर, ओपनिंग के ऊपर और परचेज के ऊपर, बोनस और राइट इश्यू के ऊपर मिला नहीं, तो जो परचेज के ऊपर तेरे को मिला है वो प्री है, और जो ओपनिंग के ऊपर मिला है वो पोस्ट है। तो इसलिए तू देखेगा कि मैंने 8400 के डिविडेंड को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 2400 और 6000। अगर तू निकालेगा तो 2400 को मैंने प्री कर दिया, तो कि मैंने, ताकि मैंने इन्वेस्टमेंट से माइनस कर दूं, और 6000 मेरा पोस्ट है ताकि मैं उसको पी&एल में ले जाऊं। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th नंबर। एक और बात, इंटरिम डिविडेंड तेरे को जितना भी मिल जाए तू उसको ऑलवेज पोस्ट मान, और ऑलवेज पोस्ट मान मतलब वो तेरी इनकम होगी, वो तेरी इनकम होगी। इंटरिम डिविडेंड को तू हमेशा पोस्ट मान, ठीक है, वो तेरी इनकम होगी। मुझे बता, इतना समझ में आया कि नहीं? ये है तुम्हारा रूल नंबर 5। अब बताओ, दिस इज योर रूल नंबर 5। दिस इज योर रूल नंबर 5। रूल नंबर 6, आखिरी रूल है, शेयर्स का आखिरी रूल है। शेयर्स का चीजें खत्म हो जाएंगी अपनी, शेयर्स वाली चीजें खत्म हो जाएंगी, मतलब कुछ कॉमन रूल्स होंगे पर वो मेजर जो बड़े बड़े एडजस्टमेंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। लास्ट रूल, रूल नंबर 6 क्या है? whenever the pre-acquisition dividend is received and credited to investment account। ये तो हमें पता चल गया रूल नंबर 5 में कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिलेगा तो हम इन्वेस्टमेंट से क्रेडिट कर लेस कर देंगे। and then the shares were sold to calculate the gain loss on sale, the average cost per share will be calculated after deducting the pre acquisition dividend from cost। अरे कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो मैंने रूल नंबर 1 क्या पढ़ाया था? रूल नंबर 1 क्या पढ़ाया था? अगर तुम शेयर्स मल्टीपल टाइम्स खरीद रहे हो, शेयर्स तुम मल्टीपल टाइम्स खरीद रहे हो और उसके बाद तुम शेयर्स बेच रहे हो, तो तुम पहले वेटेड एवरेज निकालोगे, निकालोगे ना। तो वेटेड एवरेज के लिए तुमने क्या किया था? हमने यहां पर वेटेड एवरेज के लिए हमने क्या किया था कि भाई 5000 को ले लिया, 3000 को ले लिया, इन दोनों का वेटेड एवरेज निकाल लिया। बस इसमें अब एक छोटा सा एडजस्टमेंट और जोड़ दो। तुमने जैसे ही 5000 ले लिया, 3000 ले लिया, इसमें से तुम माइनस कर देना यहां पर प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस कर देना। तो माइनस कर देना प्री एक्विजिशन डिविडेंड, क्योंकि वो तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से माइनस होता है, इसीलिए। जैसे मैं तुम्हें मान लो एक एग्जांपल देता हूं, चल मैं करवा रहा हूं तुम्हें रूल नंबर 6, मैं करवा रहा हूं रूल नंबर 6। एग्जांपल सुनो, यहां पर तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस है 6000 नंबर्स का, ठीक है ना। इसको तुमने खरीदा 60 रुपीज के हिसाब से। फिर तुमने यहां पर परचेज किया 2500 नंबर्स, ठीक है ना। इसको तुमने परचेज किया 68 रुपीज के हिसाब से। फिर तुम्हें यहां पर मिला बोनस 1500 नंबर्स। फिर तुम्हें यहां मिला राइट इशू, राइट इशू तुम्हें मिला 6 25 15 2000 का राइट इशू मिला, राइट इशू मिला, तुमने पूरा परचेज कर लिया, राइट इशू सब्सक्राइब्ड, ठीक है ना। ये तुम्हें मिला 50 रुपीज के हिसाब से। फिर उसके बाद तुम्हें यहां पर डिविडेंड मिला, डिविडेंड मिला। तो ये डिविडेंड किस पे मिला होगा? डिविडेंड मिला 15% का। अच्छा, फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपए। तो सबसे पहले तो डिविडेंड का अमाउंट निकालो, डिविडेंड अमाउंट निकालो। डिविडेंड अमाउंट निकलेगा 15% ऑफ 6 और 2500, तो 8500 इंटू 10।
12,750, तुम्हें डिविडेंड इतना मिला, तुमने बोनस के ऊपर और डिविडेंड तुमने बोनस और राइट इशू के ऊपर नहीं निकाला। अब इसके तुम्हें दो हिस्से करने, प्री पोस्ट। ऑफ कोर्स ये डिविडेंड लिखा है तो एनुअल होगा। अब प्री पोस्ट का शॉर्टकट क्या बताया, ओपनिंग पर जो भी होगा वो पोस्ट होगा, पोस्ट ऑन ओपनिंग। तो ओपनिंग पर 6,000 पर डिविडेंड, 6,000 पर डिविडेंड। और प्री पर, प्री वाला जो होगा वो किसके ऊपर होगा, ऑन परचेजेस, जो तुमने करंट परचेजेस की हैं, मतलब 2,500 शेयर्स की। थ्री 750, 6,000, 10, 15%, ये हो गया 9,000, ये हो गया 9,000। बोल, ये हो गया 9,000। ठीक है, तो तू प्री 3,750, ये 9,000, ये कहां जाएगा, पी एंडल में, ये कहां जाएगा, इन्वेस्टमेंट रिडक्शन। अब मैं तेरे को एक और सिचुएशन दे रहा हूं, मान लो तूने यहां पर सेल किए, तू सेल कर रहा है, कितने सेल कर रहा है, 3,000 नंबर ऑफ शेयर सेल कर रहा है 70 रुपीज में, तू सेल कर रहा है। अब तू सेल कब कर रहा है, ओपनिंग, परचेज, बोनस, राइट, डिविडेंड लेने के बाद सेल कर रहा है। तो क्या करेगा तू, सबसे पहले वेटेड एवरेज निकालेगा। देख क्वेश्चन में तेरे को अगर बोले फीफो तो कोई टेंशन ही नहीं है, 3,000 शेयर जो है वो आउट ऑफ 6,000 में से हमने बेचे हैं। पर अगर वो वेटेड एवरेज करने को बोले तो क्या करेगा, 6,000 शेयर्स जिसकी कॉस्ट है 60, 2,500 शेयर्स जिसकी कॉस्ट है 68, बोनस इशू जिसकी कॉस्ट कुछ नहीं है, राइट इशू जिसकी कॉस्ट 50 है, माइनस यहां से तुझे करना है इन्वेस्टमेंट से रिडक्शन कर, ये सब इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, तो रिड्यूस कर 3,750, 3,750 ये रिड्यूस कर ले और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि तू सेल कर रहा है सारे ट्रांजैक्शन के बाद, 6, 25, 15, 2, 12,000, 12,000 से डिवाइड कर दे। चलो बोलो, 6 इंटू 60, 2,500 इंटू 68 एंड 2,000 इंटू 50 एंड 3,750 माइनस में, तो ये हो जाएगा 6262650, 6262650 डिवाइड बाय 12,000, तो ये हो जाएगा 52.1875, 52.1875। देखो यही आएगा सबका, देखो देखो वो आ गया, आया कि नहीं। फिर ऐसे केस में आप गेन कैसे निकालोगे, 70 रुपीज में बेचा है, 52.1875 कॉस्ट पर यूनिट है, पर शेयर है, वेटेड एवरेज कॉस्ट इनटू आपने 3,000, आपने 3,000 नंबर ऑफ शेयर्स बेचे हैं, 70 रुपए यहां मैंने दे रखा है आपको। ठीक है, ये हो गया, गेन हो गया 53,437.5। तो रूल क्या था, रूल ये था कि अगर कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव किया है तो वेटेड एवरेज निकालते वक्त न्यूमरेटर में वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस कर लियो। ठीक है, दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल गाइस। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लीजिए, बिकॉज आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, तब तक
मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूं, मेरे सारे रूल्स हो गए शेयर्स के, कुछ कॉमन रूल्स है वो भी डिस्कस करने, तब तक आप देख लो। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? बोलो 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 बोलो, समझ में आया कि नहीं? तो गाइस दीज वर द रूल्स, जो ये एडजस्टमेंट्स आपको आते हैं जब क्वेश्चन आता है, तो इनमें से इन 5-6 रूल्स में से कोई भी 3-4 एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको रूल बनाया है। क्या ये रूल एज पर AS13 है? ऐसा कुछ नहीं है, ये AS13 के अंदर नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया है अपने हिसाब से, ठीक है, तो ताकि बच्चों को जल्दी समझ आए, ठीक है। बोलो 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 बोलो। हाँ, डिबेंचर्स के रूल्स पे बात करेंगे, पर उसके पहले कुछ कॉमन रूल्स फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, बहुत ही कॉमन रूल्स है, 4-5 कॉमन रूल्स हैं, पहले उसको देख लेते हैं, पहले उनको देख लेते हैं, ताकि शेयर्स की कुछ बची हुई बातें भी खत्म हो जाए, कवर अप हो जाए, ठीक है ना। क्या सर? वी शुड ऑलवेज रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो शेयर्स हो चाहे डिवेंचर्स हो, एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज के टाइम पर, एट एक्विजिशन कॉस्ट, नॉट एट फेस वैल्यू। हाँ सर, हमें तो पता है। नहीं बेटा, लिखने में पढ़ने में तो आपको लग रहा होगा क्या दिक्कत है सर, प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन आता है ना, बहुत सारे बच्चे उलझते हैं, सर मैं फेस वैल्यू लिखूं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो लिखूं? बेटा आपको रियल कॉस्ट पे लिखना है। देखो अब ना मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं। कभी कभार क्या होता है, जब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं ना, अब वो शेयर का हो चाहे डिबेंचर का हो, हम यहां पर डेट पर्टिकुलर के बाद पता है क्या लिखते हैं? यहां पर हम लिखते हैं नॉमिनल वैल्यू, फिर आप लिखते हो यहां पर डिविडेंड, या फिर आप लिखते हो इंटरेस्ट, फिर आप लिखते हो यहां पर कॉस्ट। देखिए दोनों में फर्क, ये डिविडेंड वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, यहां आपको लिखना होता है फेस वैल्यू, और ये होता है आपका रियल कॉस्ट, और ये कॉलम हमारे लिए सबसे जरूरी होता है। ये तो सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस से है, जो भी आपका गेन लॉस निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, मेजरली आपको ये कॉस्ट वाले कॉलम पर ध्यान देना है, और इसके अंदर आपकी रियल कॉस्ट आएगी, फेस वैल्यू नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, ब्रोकरेज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज शैल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ब्रोकरेज पेड एट द टाइम ऑफ सेल शैल बी डिडक्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, दोनों के अंदर आता है, शेयर्स और डिबेंचर्स में। आप जब परचेज कर रहे हो तो ब्रोकरेज पे कर रहे हो, तो सोचो परचेज कर रहे हो तो आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है, क्योंकि परचेज कर रहे हो तो कैश देना पड़ रहा है, और ब्रोकरेज में भी कैश देना पड़ रहा है, दोनों दोनों केसेस में क्या हो रहा है? आउटफ्लो। को लिख के देखो, ठीक है ना। परचेज के टाइम पर क्या क्या हो रहा है? परचेज के टाइम पर आपका एक हो रहा है कैश आउटफ्लो ऑफ परचेज, और ब्रोकरेज दे रहे हो तो ये भी आपका कैश आउटफ्लो है, तो क्या करोगे? इन दोनों को प्लस कर लोगे, तो ब्रोकरेज को कॉस्ट में ऐड कर दोगे। जबकि सेल करते वक्त मुझे बताओ, इनफ्लो कैश आ रहा है फ्रॉम सेल,
ठीक है ना। और ब्रोकरेज पे कर रहे हो, ब्रोकरेज पेड, यहां पर आपका हो रहा है आउटफ्लो, तो ये आपको नेट करना पड़ेगा, ये नेट करना पड़ेगा, मतलब नेट कैश रिसीव्ड करना पड़ेगा। तो अगर ब्रोकरेज पे कर रहे हो, परचेज के टाइम पर ऐड कर देना और डायरेक्ट तुम्हारी कॉस्ट के अंदर वो ब्रोकरेज आ जाएगी, और सेल के टाइम पर ब्रोकरेज को सेल वैल्यू में से लेस कर देना। ये ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज ब्रोकरेज के चक्कर में तुम्हारा गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे भी निकालना पड़ता है, और उसके लिए अगर क्वेश्चन में ब्रोकरेज है तो नेट सेल वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी तुम्हारा गेन सही आ पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं करूंगा तो बता दूंगा। To calculate brokerage, we have to make the calculation on actual cost always, not on face value if nothing is mentioned. सर अगर ब्रोकरेज परसेंटेज फॉर्म में बोली गई है, सर ब्रोकरेज बोली गई है 1%, अब क्या करेंगे सर, 1% किसका, 1% फेस वैल्यू का कि 1% कॉस्ट का, तो बेटा 1% ओरिजिनल कॉस्ट का करना है, 1% ओरिजिनल कॉस्ट का करना है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आप उसको फेस वैल्यू पे निकालिए, कि फेस वैल्यू पे निकालना है तो बोला है तो, नहीं तो कॉस्ट पे निकालेंगे। इंटरेस्ट डिविडेंड शेल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन फेस। अब इंटरेस्ट डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, तो आप जो बोल रहे थे ना सर फेस वैल्यू का फिर क्या मतलब है, नॉमिनल वैल्यू का ये बेटा इंटरेस्ट और डिविडेंड की कैलकुलेशन के लिए काम आता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट डिविडेंड की कैलकुलेशन फेस वैल्यू पर निकलती है, कॉस्ट प्राइस पर नहीं निकलती है। लास्ट रूल नंबर 14 क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट इनकम शेल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन टाइम प्रोपोर्शन बेसिस। डिबेंचर्स के केस में, डिबेंचर भाई, डिबेंचर के केस में जब भी आपको इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी ना, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, तो आपको देखना पड़ेगा हाँ मैंने कब खरीदा था, अभी कितना टाइम हो गया, 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, तो वो मंथ वाइज निकलती है। जबकि डिविडेंड आपकी एनुअल बेसिस पे निकलती है, डिविडेंड आपका एनुअल बेसिस पे निकलता है। इंटरिम डिविडेंड अगर 12 महीने से कम पीरियड का तो अलग अलग बात है। दैट्स इट। सो दीज वर द केसेस, दीज वर द रूल्स एडजस्टमेंट्स जो आपको क्वेश्चंस के अंदर आएंगे तो परेशान कर सकते हैं, जिसको मैंने आपको भी बता दिया। अब क्या बचे सर, अब अपने बचे डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का रूल नंबर 7, 8, रूल नंबर 7, 8, 9 एंड 9, बस 3 रूल हैं डिबेंचर्स के। डिबेंचर्स के 3 रूल्स हैं। मुझे बताओ अभी तक आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ू। अभी तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ू। नहीं है प्रॉब्लम तो ठीक है, मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, 5 मिनट्स का मुझे ब्रेक दीजिए, ठीक है ना, 5 मिनट का अपन ब्रेक लेते हैं, फिर रिज्यूम करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर रिज्यूम करेंगे।
हाँ जी गाइस, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. सर, while calculating gain on sale of investment, brokerage is deducted. While purchase of investment, why brokerage is added to the cost of investment? बेटा सिंपल सी बात है. तू शेयर खरीद रही है 50 रुपीज का, पर तूने 2 रुपए का ब्रोकरेज दिया है, तो तेरे को शेयर कितने का पड़ा? 52 का पड़ा ना. तूने 50 का खरीदा, 2 रुपए का तूने ब्रोकरेज दिया, तो तू क्या बोलेगी लोगों को जाके कि सुनो ना मैंने ना 52 का शेयर खरीदा है? यही बताएगी ना कि तू लोगों को बोलेगी नहीं मैंने तो 50 का खरीदा है. भाई तू तो चाहेगी ना कि आगे चल के मैं शेयर को जब बेचूं तो मेरे पूरे 52 मुझे रिकवर हो जाए. समझे क्या? समझी बात? अब आते हैं डिवेंचर्स. और नालायक को तुम लोग ना लेक्चर को लाइक नहीं कर रहे हो. हाँ, बहुत हल्के में ले रहे हो मेरे को. तुम लेक्चर को, तुम वीडियो को लाइक नहीं करते. तुम मेरे बारे में, तुम अपने जूनियर्स को रेफर नहीं करते. क्या यार ऐसे करोगे मतलब? हाँ, यही यही दोस्ती, यही प्यार, यही दोस्ती, यही प्यार. बताओ मुझे तुम. हम्म. मेरे को लगा था यार नया बैच स्टार्ट होने वाला है मेरा. अभी भी लेक्चर्स कुछ यूट्यूब पे चल रहे होते हैं. तुम लोगों को पता है हमारा नया बैच शुरू हो चुका है. हाँ, मुझे लगा आप बढ़िया उसमें आओगे, लाइव वाले लेक्चर, लाइव जो चल रहा है यूट्यूब पे उस पे आओगे, बताओगे कि हाँ जय सर ने किस तरीके से हमें पढ़ाया है. अभ्यास बैच के अंदर कितना डिटेल में पढ़ा रहे, तो सोचो रेगुलर में कितना पढ़ा रहे होंगे. हाँ, पर नहीं, नहीं. जय सर के लेक्चर जिस दिन जो चलते हैं रेगुलर वाले, उस टाइम पे तो हम सो जाते हैं. हमें क्या मतलब? ठीक है बेटा, यही दोस्ती, यही प्यार. चलो डिवेंचर्स की बात करते हैं. सर आपका टाइम पास हो गया तो आगे बढ़े. हाँ बेटा बढ़ते हैं. अब हम डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं. डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं. नहीं सर, हम आते हैं ना आपके लेक्चर्स में, आते हैं सर. हम आते हैं, हम लिख के जाते हैं कि सर वो हमारा रिकॉर्डेड वाला पार्ट तो करवा दो. सर पहले वो रिकॉर्डेड वाला पार्ट तो करवा दो, फिर इनको पढ़ाना. हम ना आते हैं, आके ये बोल देते हैं, बोल के चले जाते हैं हमसे. यही तो है, यही तो है बस. जीवन में इंसान को जो नहीं मिल रहा होता है वो सर इंसान वही देखता है. जो इतना सारा मिल चुका है वो उसको उसकी कदर नहीं होती. ये बात तो है. चलो आगे बढ़ते हैं. When debentures are purchased multiple times, अगर डिबेंचर्स मल्टीपल टाइम्स पे परचेज किए गए हैं ऑन डिफरेंट डेट्स, डिफरेंट प्राइजेस, देन वी शैल कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट पर डिबेंचर टू कैलकुलेट द गेन और लॉस ऑन सेल. सर ये तो वही है रूल नंबर 1 जैसा शेयर्स के केस में, सेम. अगर फीफो क्वेश्चन में ना बोला जाए तो आप वेटेड एवरेज करोगे. अगर क्वेश्चन में आपको फीफो ना बोला जाए, अगर क्वेश्चन में आपको फीफो ना बोला जाए तो आप क्या करोगे? आप वेटेड एवरेज करोगे. क्या करोगे? वेटेड एवरेज करोगे. वेटेड एवरेज करोगे मेरे दोस्त. और ये सेम है कि आपने मल्टीपल टाइम परचेज किया, अलग अलग रेट्स पे परचेज किया, तो आप बेसिकली उनको क्या करोगे? आप बेसिकली उनका वेटेड एवरेज करोगे गेन लॉस निकालने के लिए. ठीक है. भाभी बोल रहा है सर इतना भी सच नहीं बोलना था. बेटा एक्चुअली क्या है, मैं ना बहुत आगे बढ़ चुका हूं. अब मेरे को कोई शर्म नहीं आती, भले कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूं. चलो एनीवेज, रूल नंबर 7 तो सेम है. रूल नंबर 8 बहुत शानदार है. रूल नंबर 8 बहुत शानदार है. क्या बोल रहा है? इफ इन एनी क्वेश्चन कम इंटरेस्ट प्राइस एंड एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज गिवन. सर ये कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट क्या होता है? सर ये कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट क्या होता है? कम इंटरेस्ट मतलब होता है एक्स प्राइस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस प्लस इंटरेस्ट.
एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट। सर कौन सा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कहां से? फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू परचेज डेट। और एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या होता है? ये क्या होगा? एक्स इंटरेस्ट प्राइस मतलब कम इंटरेस्ट प्राइस, ऑब्वियसली फालतू का टाइम पास है, एक्स कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस इंटरेस्ट, ये वही इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू परचेज डेट। कुल मिला के मैं शेयर मार्केट से परचेज कर रहा हूं 80 रुपीज का, मैं 80 रुपीज का शेयर परचेज कर रहा हूं मार्केट से, ठीक है ना। अब ना प्लीज ये ना शेयर नहीं है, मैं डिबेंचर परचेज कर रहा हूं। अब डिबेंचर के ऊपर क्या होता है ना, हर मंथ टू मंथ इंटरेस्ट ड्यू होता जाता है। तो मैं जिस दिन परचेज कर रहा हूं, मान लीजिए मेरी परचेज डेट है, मेरी परचेज डेट है 1 जुलाई, और लास्ट ड्यू डेट क्या थी? लास्ट टाइम इंटरेस्ट की ड्यू डेट थी 31 मार्च। तो मैं जिस व्यक्ति से, जैसे यहां पर शुभ गुप्ता करके एक बच्चा दिख रहा है, मान लो डिबेंचर शुभ के पास रखे थे, ये डिबेंचर शुभ के पास रखे थे 31 मार्च को, तो इंटरेस्ट उसको मिल गया होगा। अप्रैल में भी डिबेंचर शुभ के पास है, मई में भी शुभ के पास है, जून में भी शुभ के पास है। मैंने ये डिबेंचर परचेज कर लिए शुभ से, किस दिन? 1 जुलाई को। तो शुभ मुझसे कह रहा है कि सर मैं आपसे 80 रुपीज तो लूंगा ही लूंगा, पर साथ ही साथ अप्रैल मई जून का भी तो इंटरेस्ट के लिए शुभ एलिजिबल है ना। शुभ बोल रहा है सर इंटरेस्ट भी तो शुभ को मिलना चाहिए ना अप्रैल मई जून का, क्योंकि उसने होल्ड करके रखा था। पर कंपनी अगला जो इंटरेस्ट देगी, कंपनी अगला इंटरेस्ट मान लो 31 मार्च नेक्स्ट ईयर देगी। तो शुभ बोल रहा है सर जब कंपनी अगला इंटरेस्ट देगी उस टाइम पे डिबेंचर होल्डर शुभ तो रहेगा नहीं, आप रहोगे, तो पूरा इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, तो 3 महीने का ब्याज आप मेरे को दे दो। तो शुभ मुझसे 3 मंथ का इंटरेस्ट मांग रहा है। तो क्या लिखा है? इंटरेस्ट कब से कब तक का मांग रहा है? लास्ट ड्यू डेट मतलब 31 मार्च टू द परचेज डेट मतलब 1 जुलाई। तो इतने पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो शुभ मुझसे मांग रहा है, मान लो 5 रुपए, तो ये हो गया 85 रुपीज। तो 85 रुपीज क्या हो गया? कम इंटरेस्ट प्राइस। 85 रुपीज क्या हो गया? कम इंटरेस्ट प्राइस। सर ये 5 रुपए कैसे निकाला गया? सिखा लूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। और एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या होगा भाई? 85 अगर आपके पास कम इंटरेस्ट प्राइस दिया है तो उसमें से 5 रुपीज इंटरेस्ट माइनस कर लो, तो आपका 80 रुपीज एक्स इंटरेस्ट प्राइस निकल आएगा। अब या तो कभी आपको क्वेश्चन में एक्स दिया होगा तो इंटरेस्ट ऐड करके तुम कम निकाल लोगे, कभी तुम्हें कम दिया होगा तो इंटरेस्ट लेस करके तुम एक्स निकाल लोगे। समझा कि नहीं? क्लियर हुआ? अब ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया कम और एक्स होता क्या है। इन दोनों प्राइजेस में से रियल कॉस्ट क्या होती है? पे मैंने 85 किया है एज अ जय चावला इन्वेस्टर, मैंने जब डिबेंचर खरीदा तो मैंने 85 पे किया है, पर AS 13 बोलता है कि तू अपने इन्वेस्टमेंट को एक्स प्राइस पे रिकॉर्ड करेगा, तू अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट एक्स प्राइस पे रिकॉर्ड करेगा। जो 5 रुपए तूने इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे किया है वो तो वैसे भी तुझे आगे चल के कंपनी से रिकवर हो जाएगा, क्योंकि आज तू शुभ को ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट पे कर रहा है, पर बाद में कंपनी तेरे को 12 मंथ्स का इंटरेस्ट देगी तो तू कंपनी से रिसीव करेगा। तो इन एनी वे तू 12 मंथ का जब इंटरेस्ट रिसीव करेगा तो उसमें तेरे ये 3 मंथ्स का तो रिकवर हो जाएगा ना, और नेट नेट तेरी 9 महीने की इंटरेस्ट इनकम होगी। तो इंटरेस्ट को तू कभी भी कॉस्ट में ऐड नहीं करेगा। इंटरेस्ट शैल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस, सॉरी डिबेंचर शैल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड, इन्वेस्टमेंट शैल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस। इंटरेस्ट को तू अलग से इंटरेस्ट वाले कॉलम में डालेगा। ठीक है, कैसे करेंगे? अरे भैया इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये देखो क्या क्या आता है, डेट, परचेज,
यहां पर या तो आप नॉमिनल वैल्यू लिखो या तो आप नंबर लिखो, फर्क नहीं पड़ता। फिर आप यहां लिखोगे इंटरेस्ट और यहां लिखोगे कॉस्ट। जो ये कॉस्ट लिखोगे ना, यहां पर ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस होना चाहिए, ठीक है। और वही अगेन, डेट, परचेज, नंबर, इंटरेस्ट, कॉस्ट। तो यहां पर भी आपका क्या होना चाहिए, एक्स इंटरेस्ट सेल प्राइस। और ये इंटरेस्ट आपकी इनकम होगी और ये इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस होगा और नेट आपके P&L में चला जाएगा, ठीक है। शर्म नहीं आती सर इंटरेस्ट मांगते हुए? क्यों 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 मेरे को शर्म आएगी, हैं? क्यों भैया, चार्टेड अकाउंटेंट, ऊपर से सिंधी, इंटरेस्ट नहीं मांगूंगा तो क्या करूंगा? क्लियर? तो क्या बोल रहा है, अगर किसी क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट प्राइस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया हो, वी शैल ऑलवेज रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस। आप इन्वेस्टमेंट को एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे, बिकॉज एक्स इंटरेस्ट प्राइस इज द रियल मार्केट प्राइस। वी शुड रिकॉर्ड द इंटरेस्ट पेड सेपरेटली थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। आप इंटरेस्ट को अलग से करोगे, ठीक है, ठीक है। बोलो 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 बच्चों, इंटरेस्ट को अलग से रिकॉर्ड करोगे। आइए मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू करवाता हूं। आपने 1200 नंबर ऑफ डिबेंचर्स, आपने 1200 नंबर ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, परचेज किए 99 रुपीज एक्स इंटरेस्ट पे। पर आप एक्चुअली में सामने वाले को 99 नहीं दोगे, 99 प्लस इंटरेस्ट भी दोगे। सामने वाला आपसे इंटरेस्ट मांगेगा। आपने कब परचेज किए, 1 नवंबर। मैंने आपको क्या बोला, इंटरेस्ट कब से कब तक का निकालना है, लास्ट ड्यू डेट से लेकर परचेज डेट तक। तो आपकी परचेज डेट क्या है, नवंबर। लास्ट इंटरेस्ट ड्यू कब हुआ था, सितंबर। तो इसका मतलब अक्टूबर पूरा और 1 नवंबर आ गई, तो 1 महीने का इंटरेस्ट मैं अलग से पे करूंगा। मैं 1 महीने का इंटरेस्ट पे करूंगा। अच्छा, अब 1 महीने का मैं इंटरेस्ट निकालूं कैसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, फेस वैल्यू है 100 रुपए। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन 1 डिबेंचर, एक डिबेंचर पर भी निकाल सकते हो तुम, 100 रुपए का फेस वैल्यू। और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, मैंने रूल बताया था, इंटू 9% इंटू 1/12। ये आया 0.75। मैं जब शेयर डिबेंचर परचेस करूंगा तो मैं 99.75 रुपीज पे करूंगा एज अ कम राइट प्राइस। देखिए जी क्या है, देखिए आइए, मैंने 30th, अच्छा कब परचेज किया, 1 नवंबर। तो 1 अप्रैल को कुछ नहीं, 30 सितंबर को इंटरेस्ट ड्यू हुआ, ठीक है, अगर हुआ होगा तो ये 30 सितंबर। और 1 नवंबर को मैंने खरीदा। तो 1 नवंबर को जब मैंने खरीदा तो मैंने कितने खरीदा, 1200। कितना पे किया, 99.75, ठीक है, 99.75 में खरीदा। उसमें से 0.75 क्या है, उसमें से 0.75 इंटरेस्ट है। तो मेरे को एक्चुअल में कितने का पड़ा, 99। मैं इसको 99 में रिकॉर्ड करूंगा। तो एंट्री क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अगर आप करो 99 मल्टीप्लाई बाय 1200, 1,80,800। और मैं इंटरेस्ट को सेपरेटली रिकॉर्ड करूंगा और P&L में लेके जाऊंगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट एक्सपेंस। ये मेरा एक्सपेंस है क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा पे किया। कोई बात नहीं, आगे चल के मुझे रिकवर होगा। कैसे रिकवर होगा, देखिए, मैंने कब परचेज किया है, मैंने कब परचेज किया है, यहां अगला इंटरेस्ट मान लो मुझे मार्च में मिलता है, मान लो मुझे अगला इंटरेस्ट यहां पर मार्च में मिलता है। तो मैं क्या बोलूंगा, कायदे से मैं कितने महीने के इंटरेस्ट के लिए हकदार हूं, कायदे से तो मैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मैं 5 मंथ्स के इंटरेस्ट के लिए हकदार हूं। पता है, 5 मंथ्स के लिए हकदार हूं। पर आपको पता है मुझे 5 का नहीं मिलेगा, मुझे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, यहां से लेकर यहां तक।
क्योंकि जो कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है वो शुभ को नहीं ढूंढेगी कि भाई शुभ को 1 महीने का दे दें, जय को 5 महीने का दे दें। वो बोलेगी जिस दिन हम इंटरेस्ट दे रहे हैं उस दिन कौन डिबेंचर होल्डर है, जय ना, जय को 6 महीने का दे दो। जय उधर से शुभ को 1 महीने का इंटरेस्ट दे आया है। अब कंपनी बोलेगी दे आया नहीं दिया हमें कोई मतलब नहीं, तो जय बोलेगा देख हाँ इसको मैं 1 महीने का दे आया और इधर से मैं 6 महीने का मिल रहा है, तो नेट नेट मेरे लिए 5 महीने का। तो जब अगला इंटरेस्ट मुझे मिलेगा तो वो पूरे 6 मंथ्स का मिलेगा। जब जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो मुझे पूरे 6 महीने का मिलेगा। पर परचेज सेल करते टाइम मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं परचेज करते टाइम पिछले पीरियड का इंटरेस्ट पे करके आया हूं। कितना पीरियड? लास्ट ड्यू डेट से परचेज डेट। ठीक है, क्लियर? क्लियर आया समझ में कि नहीं? चलो बोलो जी, रूल नंबर 8 सबको क्लियर है कि नहीं? रूल नंबर 8 सबको क्लियर है कि नहीं? चलो एक एग्जाम्पल 14 भी डिस्कस कर लेते। एक एग्जाम्पल 14 भी डिस्कस कर लेते। एक सेकंड ना, एक सेकंड, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। एग्जाम्पल 14 तब तक आप पढ़ो, एग्जाम्पल 14 पढ़ो तब तक आप। क्या बोल रहा है? 23-24 में 1 जून को आपके पास, आपने 1 जून को 500 डिबेंचर खरीदे 96 एक्स इंटरेस्ट। आपको क्या लगता है आप सामने वाले को 96 रुपीज पे करोगे? नहीं, आप 96 के साथ साथ इंटरेस्ट भी चुकाओगे। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन एवरी 6 मंथ्स। सितंबर और मार्च इंटरेस्ट आपको 6-6 महीने में मिलता है, सितंबर और मार्च में मिलता है। ठीक है ना? इंटरेस्ट आपको कब कब मिलता है? सितंबर और मार्च में। तो देखिए, तो जैसे 1 अप्रैल से कहानी शुरू हुई, तो 1 अप्रैल से जस्ट एक दिन पहले क्या आता है? 31 मार्च। तो इसका मतलब यहां पर इंटरेस्ट मिल चुका होगा 31 मार्च को। हम कब खरीद रहे हैं? 1 जून को। तो मुझे बताओ, जब मैं खरीद रहा हूं तो मैं कितने महीने का इंटरेस्ट पे करूंगा? लास्ट ड्यू डेट मतलब मार्च से लेकर अभी की परचेज डेट मतलब 1 जून। तो अप्रैल मई 2 महीने का इंटरेस्ट पे करूंगा। अच्छा, रेट क्या है? 12%। 12% रेट तो बहुत इजी होता है, बिकॉज 100 रुपीज का 12% करोगे तो 12 रुपए आएगा, और 12 रुपए इंटू 1/12 करोगे तो 1 रुपया आएगा पर मंथ। पर मंथ 1 रुपया आएगा। तो इंटरेस्ट हर महीने का कितना हो गया? 1 रुपया। तो अप्रैल मई का कितना हो गया? 2 रुपया। तो मैंने 96 पे किया एक्स और 2 रुपए का इंटरेस्ट, तो मैंने कुल मिला के 98 पे किया होगा। आई बात समझ में? बोलो बेटा क्लियर? उसके आगे इंटरेस्ट, ये 1 जून हो गया। आगे ऑन 1 जनवरी, रुको, जनवरी से पहले बीच में सितंबर आएगा, बीच में सितंबर आएगा। अब सुनो ध्यान से, जब जब इंटरेस्ट ड्यू होगा पूरे पूरे 6-6 महीने का निकलेगा। तो ये मत बोलना कि मैंने तो 1 जून को खरीदा था तो जून जुलाई अगस्त सितंबर मुझे तो बस 4 का ही मिलेगा। भाई तू उधर 2 का पे करके आया है, तो तुझे इधर 6 का मिलेगा, तब जाके तेरा नेट 4 बचेगा, समझे? तो जब जब इंटरेस्ट कंपनी के द्वारा पे किया जाएगा, कंपनी के द्वारा पे किया जाएगा, तो हमेशा 6 महीने का ही निकलेगा। तो तेरे को 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा 500 डिबेंचर्स पर। 500 डिबेंचर्स पर 6 महीने का इंटरेस्ट तेरे को 3000 मिलेगा। अब देख, तेरे को ये इंटरेस्ट
इनकम है तेरे लिए, और जो तू यहां पे करके आया है 2 मल्टीप्लाई बाय 500 मतलब 1000, ये तेरे लिए एक्सपेंस है मेरे भाई, ये तेरे लिए एक्सपेंस है। समझ में आया कि नहीं? ये तेरे लिए एक्सपेंस है। कुछ आया समझ में? बोलो बेटा। ठीक है, फिर अगला, 1 जनवरी को तूने 300 डिबेंचर्स फिर खरीदे। इस बार तूने 101 कम इंटरेस्ट पे खरीदे हैं। 1 जनवरी को खरीदे हैं, लास्ट टाइम इंटरेस्ट ड्यू कब हुआ होगा? सितंबर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट तुझे यहां पर भी पे करना पड़ा होगा, और ये प्राइस 101 कम है, मतलब इसमें से इंटरेस्ट माइनस करो तो बचेगा कितना? 98x। ठीक है, अब मुझे बता, तू इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कितने पे करेगा? 98, और तू अलग से इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेगा 3 रुपीज। ठीक है, ठीक है सर। फिर उसके बाद 31 मार्च को अगेन इंटरेस्ट ड्यू होगा कंपनी के द्वारा। जब भी कंपनी के द्वारा इंटरेस्ट ड्यू होगा, आप इसको 6 महीने के हिसाब से निकालोगे, आप इसको 6 महीने के हिसाब से निकालोगे। अब बताओ, आपके पास यहां कितने डिबेंचर थे? 500। आपने यहां कितने खरीदे? 300। तो आपको टोटल यहां कितना मिलेगा? 800 नंबर ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6 मंथ्स का। ये हो गई आपकी इनकम, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 300 मतलब 900 हो गया आपका एक्सपेंस। आया समझ में? ठीक है, तो दिस इज द वे यू हैव टू ट्रीट एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट वाले ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, एक और लास्ट रूल, उसके बाद अपन आज की क्लास एंड कर देंगे। अपना आज का क्लास एंड हो जाएगा, फिर अपन जो अगला सेशन होगा, अगला सेशन ना अपना कल नहीं होगा, कल 15 अगस्त है, तो मैं कल का सेशन नहीं लूंगा। मेरे घर पे कुछ छोटा सा इवेंट है, 15 अगस्त का इवेंट नहीं है ऑफकोर्स, मेरे घर पे कुछ छोटा सा इवेंट है, तो मैं कल क्लास नहीं लूंगा। मैं आपकी क्लास परसों ले सकता हूँ, परसों मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, अगर ले पाया तो हो सकता है शायद मैं कल, अगर ले पाया जिसके चांसेस कम है, तो मैं शायद लेट इवनिंग लूं, लेट इवनिंग, बहुत ही लेट इवनिंग या नाइट वगैरह में लूं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए, AS23 के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, लोड मत लो, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्या करने वाला हूं। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। अभी लास्ट केस, लास्ट रूल। सर इफ सेल परचेस इज ऑन ड्यू डेट, कौन सा इफेक्ट पहले देना पड़ेगा? सर अगर सेल परचेज ड्यू डेट पे हुआ है तो देखो, परचेज अगर ड्यू डेट पे हुआ है तो भी आपको कम इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। पर अगर आपको सेल किया है, आपने सेल किया है, तो आप इसमें बोलोगे कि आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया होगा, अब आप सेल कर रहे हो तो आप एक्स पे ही सेल कर रहे हो क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिल गया होगा, ऐसा मान के चलना है। ठीक है, लास्ट रूल क्या है? इन केस ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, while sale of these securities to calculate gain or loss on sale, always compare। वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब तुझे पता है कि तू इन्वेस्टमेंट को एक्स प्राइस पर रिकॉर्ड कर रहा है, भले तू खरीदते वक्त एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो तू सेल करते वक्त भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होगा। जैसे शुभ ने मुझे बेचा था, तो शुभ कह रहा था सर 96 के साथ साथ मैं आपसे 2 रुपए भी लूंगा, मैं तो 98 लूंगा। मैंने बोला ठीक है यार, बनता है। अब सेम जैसा शुभ ने मेरे साथ किया, वैसे ही मैं किसी और के साथ करूंगा। मैं जब उसको बेचूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि यार मैं अब बेच रहा हूं, तो मैं सामने वाले से 98 तो लूंगा ही लूंगा, पर मैं उससे इंटरेस्ट भी कलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे को 3 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट ड्यू हुआ था सितंबर में, अभी मैं बेच रहा हूं 1 जनवरी को, तो मैं भी तो कलेक्ट करूंगा 101। तो ऐसे केस में अगर मान लो 2 मिनट के लिए मान लो ये परचेज नहीं है, मान लो ये परचेज नहीं है, ये सेल है, तो आप गेन लॉस कैसे निकालोगे? गेन लॉस निकालने के लिए आप एक्स प्राइस को एक्स प्राइस से कंपेयर करोगे। अरे ये सेल है ना, ये परचेज है ना, तो
एक्स प्राइस को एक्स प्राइस से कंपेयर करोगे गेन लॉस निकालने के लिए। गेन लॉस निकालने के लिए आप कम कम नहीं लोगे, एक्स एक्स लोगे। क्या लोगे? एक्स एक्स लोगे। हाँ ठीक है, तो यही वाला रूल है। और साथ ही साथ उसमें यह भी बोल रहा है, साथ ही साथ उसमें यह भी बोल रहा है जो मैंने आपको कॉमन रूल समझाया था ब्रोकरेज वाला, कि अगर सेल करोगे तो ब्रोकरेज को माइनस करना पड़ेगा और परचेज करोगे तो ब्रोकरेज ऐड करना पड़ेगा। तो देखो गेन लॉस कैसे निकलेगा? एक्स इंटरेस्ट सेल वैल्यू, उसमें से ब्रोकरेज माइनस कर दो, और ओवरऑल माइनस एक्स इंटरेस्ट परचेज वैल्यू, उसमें परचेज वाली ब्रोकरेज ऐड कर दो। तो ये ब्रोकरेज ऑन परचेज है और ये ब्रोकरेज ऑन सेल है। तो ब्रोकरेज को तुम सेल वैल्यू से माइनस कर दो। सेल वैल्यू कौन सी? एक्स वाली। ब्रोकरेज को तुम परचेज में ऐड कर दो। कौन सी परचेज? एक्स वाली परचेज। फिर तुम्हारा गेन लॉस आ जाएगा। रूल नंबर 9। ठीक है, बोलो बेटा क्लियर हुआ? बोलो बेटा क्लियर हुआ? देखो मेरे पास, मैंने सबसे पहले परचेज किए 1000 शेयर्स 99 रुपीज में। 1 सितंबर को मैंने फिर से परचेज किए 1200 शेयर्स 98 का एक्स प्राइस देके 5 रुपए एक्स्ट्रा देके मैंने 103 रुपीज लिए। फिर मुझे यहां पर इंटरेस्ट वगैरह मिला। इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? 1000 और 1200, मुझे 2200 पर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, फिर बेटा मैंने यहां पर सेल किया है 500 शेयर्स 99.5 में, और वो मैंने सेल किया है 1 अक्टूबर को। अब मुझे बता, मैं जब 1 अक्टूबर को सेल करूंगा, हाँ, तो 1 अक्टूबर को जब मैं किसी को सेल करने जाऊंगा तो मैं उसको बोलूंगा 99 तो मुझे चाहिए, 99.5 तो मुझे चाहिए, मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए। वो मुझे थप्पड़ मारेगा, बोलेगा अबे तेरे को इंटरेस्ट भी चाहिए, कल ही तो तेरे को इंटरेस्ट मिला था ना, तो तुम उससे इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? मैं बोलूंगा हाँ। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि 30 सितंबर को मुझे इंटरेस्ट कल ही तो मिला और आज मैं बेच रहा हूं, तो फिर काहे का कम काहे का एक्स। ठीक है, अब देखो, अब मैंने बेचा कितने में? 99.5 में। खरीदा कितने में था? तो वही गेन लॉस निकालने के लिए वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। 1000 मल्टीप्लाई बाय 99, 1200 मल्टीप्लाई बाय 98, एक्स वैल्यू लेना है, डिवाइड बाय 2200। ये मेरा एवरेज कॉस्ट आ गया। इसको कंपेयर करूंगा मैं 99.5 से, तो मेरा गेन ऑन सेल आ गया 525। आया समझ में? अगली बार मैंने फिर से सेल किया 700 शेयर डिवेंचर्स, पर इस बार जब मैं सेल कर रहा हूं तो जनवरी में सेल कर रहा हूं, तो सामने वाले को मैं कह पाऊंगा कि भाई लास्ट टाइम मुझे इंटरेस्ट सितंबर में मिला था, तो मुझे तेरे से 3 महीने का इंटरेस्ट चाहिए, तो मैंने उससे इंटरेस्ट लिया 3 महीने का, और मैंने बेचा है 102.5 कम इंटरेस्ट में, तो मुझे मिला कितना? 99.5 एक्स इंटरेस्ट मेरा सेल वैल्यू है। इसको मैं कंपेयर करूंगा अपनी एवरेज कॉस्ट से 98.45। देखो जी 99.5 99.5 98.45 एवरेज कॉस्ट से कंपेयर करूंगा तो सेल करूंगा। गेन लॉस निकालने के लिए परचेज का वेटेड एवरेज कर लिया, पर जब परचेज कॉस्ट को सेल कॉस्ट से, सेल वैल्यू से कंपेयर करोगे तो दोनों चीजें एक्स एक्स होनी चाहिए, ऑब्वियसली ब्रोकरेज का इफेक्ट करने के बाद। अब ये जितनी भी मैं बातें करवा रहा हूं ये मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर करवाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो दिस वाज रूल नंबर 9। एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड नाउ। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या बचा हुआ है? बहुत ही बेसिक बातें बची हुई हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर। बहुत ही बेसिक बातें बची हुई हैं कि भाई ये AS13 किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, ये देख लेना तुम लोग, इसको खुद ही कर लेना। ये फालतू चीज़ें ज़्यादा एग्जाम में लायक नहीं है पूछने के। ठीक है ना? फिर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कर लेना, देख लेना तुम। क्लासिफिकेशन इन्वेस्टमेंट, 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स जो कि विद इन 1 ईयर आप होल्ड करने वाले हो बस, और नॉन लॉन्ग टर्म जो अदर देन करंट होते हैं। ठीक है ना? फिर उसके बारे में आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो, आप जितना भी ड्यूटी पे करते हो, ब्रोकरेज पे करते हो, फीस पे करते हो, सब आपको कॉस्ट में ऐड करना होता है, परचेसिंग कॉस्ट में ऐड करना होता है। मैंने रूल में भी बताया था। ठीक है ना? अगर आप इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो नॉन कैश में तो आपने क्या पे किया है उसकी फेयर वैल्यू, शेयर्स दिया है उसकी फेयर वैल्यू, जो भी एसेट दिया है उसकी फेयर वैल्यू, जो भी फेयर वैल्यू आपको रिलायबल है। ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट से जो भी आपको इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम आती है वो सब P&L में लेके जाते हो। एक्सेप्शन इसका बस वो है कि अगर आप सेल प्रोसीड्स फ्रॉम राइट इशू कर रहे हो, राइट इशू के राइट्स को ट्रांसफर करके सेल प्रोसीड आया और वो एक्सेप्शन में आता है तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से लेस करते हो। मैंने रूल नंबर 3 में पढ़ाया था। फिर इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को किस पे दिखाते हो? बैलेंस शीट पे। तो अगर आपके करंट इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। अगर आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो हमेशा कॉस्ट पे दिखेगा। हाँ, आप इसको लोअर, आप इसको डाउन कर सकते हो, अगर मार्केट वैल्यू कम है तो आप इसको डाउन कर सकते हो, अगर अदर देन टेम्पररी डिक्लाइन है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है उसमें डिक्लाइन हो रहा है, नीचे हो रही है वैल्यू, अगर वो टेम्पररी है तो आप कॉस्ट पे दिखाओ। अगर वो नीचे हुआ है और वो अदर देन टेम्पररी डिक्लाइन है
मतलब बहुत लंबे समय तक लग रहा है कि रिकवर नहीं हो पाएगा मार्केट, तो फिर आप उसकी वैल्यू घटा दो, ठीक है ना। फिर स्पेशल केसेस में ऐसा कोई ज्यादा चीजें नहीं है। रिक्लासिफिकेशन थोड़ा सा याद कर लेना, ये रटने वाला पॉइंट है कि जब तुम करंट इन्वेस्टमेंट को नॉन लॉन्ग टर्म में ले जाते हो तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू करते हो, मतलब वो जो करंट वाला फॉर्मूला है वही करते हो, एक बार लास्ट टाइम लगा के जाते हो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को जब तुम करंट में लेके जाते हो तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट एक बार विच एवर इज लोअर करने के बाद तुम रिक्लासिफाई करते हो। बस ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है, मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट लिख के रखा है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। दैट्स इट, बस बाकी और कुछ नहीं है, डिस्क्लोजर वगैरह किसी काम के नहीं है, रूल मैंने तुम्हें पढ़ा लिया। तो ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी AS13 की हो चुकी है, ठीक है ना। अब हमारा जो भी पार्ट बचा है वो मास्टर क्वेश्चंस बचा है। मास्टर क्वेश्चंस मैंने आपको अगली क्लास में करवाऊंगा, कल रात को हो पाया तो लेट इवनिंग, नहीं तो परसों। अब आप मेरी बात को सुनो, मैंने जो आपको बताया है कि मैं आपको AS23 में क्यों नहीं मैंने करवाया, मैं आपको उसका बता रहा हूं कि क्या क्या होने वाला है। मैं AS23 एंड AS27, अब ये जितने भी ऑनवर्ड्स, बिकॉज AS23 में हो सकता है 2 लेक्चर्स हो और AS27 में भी 2 लेक्चर्स हो, मैं इनको 20 अगस्त एंड ऑनवर्ड्स से लूंगा। क्यों? बिकॉज AS23 और AS27 को मैं बेसिकली थोड़ा डिटेल में पढ़ाना चाहता हूं। हाँ, मैं डिटेल में पढ़ाना चाहता हूं, बिकॉज हुआ क्या है कि जैसे हमारे जो रेगुलर क्लास के जो बच्चे हैं, रेगुलर क्लास के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, वो बच्चों को मैंने AS23 के रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए थे। अब कुछ बच्चों को वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लगा कि नहीं रिकॉर्डेड क्यों, हमें तो नया चाहिए, पैसे नए दिए तो लेक्चर भी नए दो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपको नए मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि मुझे उसको अभ्यास बैच में अभ्यास तो करवाना ही है, तो मैंने बोला कि नहीं, फिर मैं इसको रिवीजन टाइप से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसको प्रॉपर डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो AS23 और AS27 मैं डिटेल में करवाऊंगा, जो मुझे अपने रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स को करवाना ही है, करवाना ही है। So these 2 lectures will not become part of अभ्यास बैच, they will become the part of normal regular lectures, जो मैं YouTube पे लूंगा, 20th ऑनवर्ड से लूंगा, ठीक है ना, 20th ऑनवर्ड से लूंगा। और भी कुछ लेक्चर्स हैं जो मुझे रेगुलर वालों को करवाने हैं, जैसे AS5 हो गया, 17 हो गया, ठीक है ना, AS5 हो गया, 17 हो गया, 9 हो गया, कुछ और है मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो भी मैं उनको करवाऊंगा। तो बाकी बच्चे भी जुड़ सकते हैं अगर आपको जुड़ना हो तो कुछ ऐसे AS है जो मैं रेगुलर फॉर्म में करवाऊंगा, प्रॉपर रेगुलर फॉर्म में करवाऊंगा अलॉन्ग विद द क्वेश्चन डिस्कशन, तो वो आप जुड़ सकते हो इस तरीके से। और जो हमारे अभ्यास बैच के बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको मैं आगे और कंटिन्यू करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हैं। मैं एक फाइनल शेड्यूल अपने टेलीग्राम पे आज रात या कल तक डाल दूंगा, ठीक है, एक फाइनल शेड्यूल डाल दूंगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि मैं क्या करने वाला हूं, बस यही लॉजिक है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं आज AS23 पढ़ा लूं, फिर मुझे 20 तारीख को फिर AS23 पढ़ाना है, तो वो चीजें नहीं हो पा रही हैं क्योंकि मेरा वैसे ही टाइमिंग थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है चीजों को लेकर। तो इस तरीके से रहेगा, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या करने वाला हूं। तो AS23 और AS27 अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं along with the question discussion, not only revision, not only some question practice, ठीक है। चलिए गाइस, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लग रहा है कि यस आपके साथ खड़ा हूं, आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए, लेक्चर्स के कमेंट में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि यस आई डिज़र्व, सो आप अपने जूनियर्स को ज़रूर मेरे क्लासेस को रेफर कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।